जय हिंद साथियों। मैं अमन आपके अपने चैनल टारगेट वेद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की साइंस को, जिसमें हम दूसरे चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर जो है वो हमने पढ़ा दिया है। जो बच्चा उस क्लास को ना देखा हो वो जाकर पहली क्लास को देख ले। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है इसमें। तो इसका जो टाइटल है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे क्या चीज़ है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे कि जो ये हम करवा रहे हैं ये एक एनसीईआरटी बुक का है, नोट्स है एक प्रकार के, तो आप इनको लिखते भी जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। आइए आगे चलते हैं क्या है इसके बारे में। अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्ल के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। और आगे देख लेते हैं प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। प्रबल अम्ल HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। और दुर्बल अम्ल के बारे में देखते हैं तो CH3COOH और लैक्टिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ये दुर्बल अम्ल हैं। और नीचे देखते हैं क्या है। आप इन्हें लिखते भी जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, या आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं तो आगे आने वाले आपकी जो 10th की जो परीक्षा है, बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि मैंने 2-3 साल का एनालिसिस किया, तो इसी नोट्स के अंदर से, ये एनसीईआरटी का नोट्स है, इसी नोट्स के अंदर से जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो आइए देखते हैं सांद्र अम्ल कौन कौन से। सांद्र अम्ल क्या है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अम्ल मात्रा में होते हैं। ये तनु क्या है? तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। आइए क्षार के बारे में जान लेते हैं। क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। लिटमस पेपर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि लिटमस पेपर जो होता है क्षार और अम्ल को देखने के लिए होता है कि ये क्षार है कि अम्ल है, इसलिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। लिटमस पेपर कई प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। एसिड जो होता है H+ आयन देता है, और ये क्षार होते हैं ये OH- आयन देते हैं। इसमें देख लेते हैं जो दुर्बल क्षारक पदार्थ वो कौन कौन से। दुर्बल क्षार NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आप ये चीज़ गौर करिएगा कि इसमें जो है जो आयन दिया गया है कि क्षार में आयन जो होता है OH- होता है, तो आप इनके रासायनिक सूत्र में देखेंगे तो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। तो आप किसी भी रासायनिक पदार्थ कोई है तो उसको आप देखकर, उसका रासायनिक सूत्र देखकर आप बता सकते हैं कि वो क्षार है कि अम्ल है। तो आइए आगे देखते हैं दुर्बल क्षार कौन कौन से हैं। दुर्बल क्षार
NH4OH ये दुर्बल क्षार है। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस ये सभी क्षार हैं जो जल में घुलकर क्षार जल में घुलते हैं, ये क्षारक कहलाते हैं और ये क्षार बन जाते हैं जब जल में घुल जाते हैं। तो लवण के बारे में देख लेते हैं। लवण मतलब साल्ट, जो आप नमक खाते हैं वो एक प्रकार का लवण है। लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल वो जो लवण है वो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या हैं। NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। सूचक इंडिकेटर अम्ल है कि क्षार है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है उन्हें इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर के द्वारा इनको देखा जाता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। आगे देखते हैं क्या चीज है। ये देखिए सूचक के प्रकार, इंडिकेटर के प्रकार। आप इन्हें लिखते भी जाएं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये एक प्रकार की नोट्स है, बुक नहीं है ये नोट्स है। इसी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑल टोटल इन्हीं क्लासेस से आने वाले हैं जो हम करा रहे हैं। तो देख लेते हैं सूचक के प्रकार। कितने प्रकार के सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक क्या हैं इनके बारे में देख लेते हैं। ये क्या हैं। ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी ये प्राकृतिक सूचक। हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, फिनोल्फिथलीन ये सभी प्राकृतिक सूचक। ये फिनोल्फिथलीन ये कृत्रिम सूचक में है। सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ हल्दी तक है। आइए कृत्रिम सूचक के बारे में देखते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज एक कृत्रिम सूचक है। संश्लेषित सूचक है। कृत्रिम को संश्लेषित भी कहते हैं। मिथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथलीन ये दोनों ही कृत्रिम सूचक हैं। गंधीय सूचक क्या हैं। इन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्ल में दूसरा गंध निकलेगा और क्षारक में दूसरा गंध निकलेगा। ये गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं। प्याज, लौंग, तेल। प्याज और लौंग का तेल ये गंधीय सूचक होते हैं। आइए देखते हैं सूचक के बारे में जानकारी कि वो सूचक अम्ल के साथ जब उसको पेपर को उसमें डाला जाता है तो दूसरा कलर देता है और जब क्षार में डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, दूसरा रंग देता है। तो आइए देखते हैं कौन सा पेपर, कौन सा सूचक अम्ल में या क्षार में डालने पर अलग अलग रंग, कौन कौन से रंग प्रदर्शित करता है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो देखते हैं, एक टेबल में दिखाया गया है। इसका हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं। टेबल में दिखाया गया है कि सूचक ये सीरीज में है। रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ और रंग गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी और हाइड्रेंजिया के फूल का रस ये प्राकृतिक सूचक हैं। तो देखते हैं लिटमस पेपर जो है उसे
अम्ल में डालने पर वो लाल रंग प्रदर्शित करता है और क्षार में उसके डालने पर नीला रंग प्रदर्शित करता है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल में डालने पर लाल और क्षार में डालने पर हरा। हल्दी के बारे में देख लेते हैं। हल्दी जो है अम्ल में डालने पर कोई रंग प्रदर्शित नहीं करती, मतलब कोई बदलाव नहीं देखा जा सकता उसमें, और जो क्षार होते हैं उसमें लाल रंग प्रदर्शित करता है। हाइड्रेजिया के फूल का रस, हाइड्रेजिया के फूल का रस अम्ल में डालेंगे तो नीला हो जाएगा और क्षार में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। अब कृत्रिम सूचक के बारे में देखते हैं। कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं? फिनाल्फेथलीन और मिथिल ऑरेंज। फिनाल्फेथलीन और मिथिल ऑरेंज। आपको इन सब में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आपके लिए ये नई चीज़ है, तो आप कोशिश करिए इन्हें लिख के याद करें जो आपको याद ना हो जो सूचक। तो देखते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में फिनाल्फेथलीन जब अम्ल में डाला जाएगा तो रंगहीन और जब क्षार में डाला जाएगा तो गुलाबी। मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज अम्ल में डालने पर लाल और क्षार में डालने पर पीला हो जाता है। देखते हैं गंधीय सूचक कौन कौन से हैं और वो अम्ल और क्षार में डालने पर कौन कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं, या वो रंग नहीं प्रदर्शित करेंगे, ये गंधीय सूचक गंध प्रदर्शित करेंगे। मतलब आपको एक गंध आएगी जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये क्षार है कि ये अम्ल है। प्याज का रस, प्याज का रस अगर अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होगी जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो तीक्ष्ण गंध जब उत्पन्न हो तो वो अम्ल होता है और कोई गंध नहीं जब निकलती है तो क्षार होता है। वैनिला, वैनिला समान गंध रहित होता है, समान गंध रहित होता है और कोई क्षार में डालने पर कोई गंध नहीं देता। लौंग का तेल समान गंध रहित होता है, मतलब समान गंध रहती है, समान गंध रहती है और कोई गंध नहीं। जब आप लौंग के तेल को या वैनिला को अम्ल में डालते हैं तो समान गंध रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, समान गंध आती रहेगी जो अम्ल की वास्तविक गंध है। लेकिन क्षार में वो चीज़ पड़ेगी वैनिला और लौंग का तेल तो कोई गंध नहीं प्रदर्शित करेगा जिसके द्वारा आप जान जाएंगे कि ये क्षार है। आइए देखते हैं आगे क्या चीज़ है, आप इन्हें लिखते भी जाएं। आपको वीडियो कैसी लग रही है उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, तो हम आपके लिए नई वीडियो और टॉपिक्स लाते रहेंगे। आप कमेंट ज़रूर करें। आइए देखते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ। देखते हैं क्या है अम्ल के साथ और क्षार के साथ। अम्ल प्लस धातु जब दोनों में अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन में बदल जाएगा। देख सकते हैं 2HCl प्लस धातु है, ये जिंक है Zn, जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो उत्पाद के रूप में ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगी। ये जो आपको तीर का निशान ऊपर की ओर दिख रहा है ये क्या है? आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये क्या है। तो ये जब ऊपर की ओर प्रदर्शित करता है मतलब कि ये गैस को प्रदर्शित करता है, मतलब ये गैस निकलेगी और वो वायुमंडल में चली जाएगी, या आप उसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्षारक के साथ क्या होता है। क्षार प्लस धातु, जब क्षार और धातु को हम जोड़ेंगे उनमें अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद के रूप में लवण प्लस हाइड्रोजन उत्पन्न होंगे। 2NaOH प्लस जिंक Zn क्रिया करेंगी तो Na2ZnO2 निकलेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस
निकलेगी। सोडियम जिंकेट, इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट। जो इनमें ये जैसे ये है, ये रासायनिक सूत्र हैं, इनको आप ज़रूर लिख लें और याद कर लें। ये आपके पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। आगे आपको 11th और 12th या आप आगे कुछ चीज़ पढ़ेंगे रासायनिक से संबंधित, तो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। पॉप टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ क्या होगा और क्षार के साथ क्या होगा, तो देखते हैं। पहले अम्ल के साथ, अम्ल ये 2HCl मिक्स किया गया धातु कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट है। Na2CO3 ये सॉलिड रूप में है, ये S यहाँ पर सॉलिड को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पर लवण मतलब जो आप नमक खाते हैं, साल्ट, लवण। 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और लिक्विड ये L जो है ये लिक्विड को प्रदर्शित करता है, ये जल H2O और जल बनेगा। क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल में ये और भी देख लेते हैं। HCl प्लस NaHCO3 ये सॉलिड रूप में है, इसे धातु बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। धातु बाइकार्बोनेट का ये रासायनिक सूत्र है। और ये NaCl कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प निकलेगी। ये G जो है गैस को प्रदर्शित करती है, तो ये जल वाष्प निकलेगी यहाँ पर। चूने के पानी का टेस्ट करते हैं। चूने का पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। NaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब दोनों क्रिया करेंगी तो CaCO3 सॉलिड प्लस ये जल लिक्विड के रूप में प्राप्त होगा। ये सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, ये NaCO3। ये देख लेते हैं। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा? अधिक मात्रा में जब CO2 प्रवाहित की जाएगी तो CaCO3 सॉलिड प्लस गैस प्लस ये जल लिक्विड के रूप में है प्लस CO2 गैस जब क्रिया करेंगी तो ये चीज़ बनेगी Ca और अंदर है ब्रैकेट के अंदर HCO3 और इसका होल ट्वाइस। जल में घुलनशील पदार्थ को प्रदर्शित करेगा एक्वा। आइए देखते हैं। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रियाएं। जब अम्ल और क्षार पदार्थों को जब मिक्स करेंगे तो उनमें क्या अभिक्रियाएं होंगी, इसके बारे में आइए जानते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, अम्ल प्लस क्षार मिलाकर जब उत्पाद बनेगा तो लवण प्लस जल बनेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है।
इसमें ये बताया गया है कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव परस्पर हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ये देखिए, ये है क्षार और ये है HCl, ये अम्ल है, ये क्षार है। आपको ऊपर बताया था कि OH जहाँ पर दिख जाए जिसके साथ, वहाँ पर वो क्षार होगा। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो ये उत्पाद के रूप में NaCl जल में घुलनशील एक्वा AQ ये जल में घुलनशीलता को प्रदर्शित करता है, प्लस इसमें जल बनेगा H2O लिक्विड के रूप में बनेगा जल। और भी इसमें देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक को में अभिक्रिया होती है तो अम्लीय लवण प्लस जल बनता है। जब दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक जब क्रिया करेंगे तो क्षारीय लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। और जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक क्रिया करेंगे उदासीन लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। जब दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो उदासीन लवण प्लस जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। आइए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl जब क्रिया करेंगे कॉपर डाइक्लोराइड बनेगा प्लस जल बनेगा। जब कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, मतलब जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो कॉपर क्लोराइड जो है वो बनने के बाद विलयन का रंग नीला हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। CuO तथा MgO कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार जब उत्पाद के रूप में बनेगा तो लवण प्लस जल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप आपस में क्रिया करेंगी तो CaCO3 प्लस जल बनेगा। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। आइए देखते हैं और क्या है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। जल की उपस्थिति में अम्ल H धनायन उत्पन्न करते हैं। H धनायन H3O का धनायन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये इसमें देखिए क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन धनायन और जल की क्रिया हो रही है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये चीज़ जो है ये हाइड्रोनियम आयन है। HCl प्लस जल फिर से क्रिया करेंगे तो फिर ये हाइड्रोनियम आयन देगा प्लस क्लोराइड माइनस आयन देगा। जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH जब जल के साथ क्रिया होगी तो Na धनायन प्लस OH ऋण आयन में टूट जाएगा। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब क्रिया होगी तो ये जल के साथ मिलने पर Mg2 आयन और OH ऋण आयन देगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें +2 क्यों लिखा है और इसमें केवल प्लस लिखा है। तो ये इसलिए लिखा है कि ये जो है इनके जो क्रिया होती है इनमें परमाणु
परमाणु होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक आपने उन लोगों ने पढ़ा होगा। तो Mg का परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो 12 होता है, और ये जब टूटता है कक्षाओं में जब बढ़ता है तो ये 2, 8, 2 में बढ़ जाता है। ये 2, 8, 2 जोड़ने पर ये 12 निकलेगा। तो ये लास्ट की जो कक्षा है उसमें 2 आयन होते हैं। तो ये जो 2 आयन है OH को यहाँ पर संतुलित करने के लिए दे देगा, तभी ये यहाँ पर Mg2+ लिखा हुआ है, ये यही बनेगा, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में, मैग्नीशियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, ये यहाँ पर ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मान लिया एक क्षारक है A, एक क्षारक है B। ये जल में घुलनशील है, ये वाला घुलनशील नहीं, लेकिन दोनों क्षारक हैं। क्षारक ये दोनों हैं, ये क्षारक ये दोनों हैं, लेकिन ये वाला जल में घुलनशील है, ये वाला नहीं घुलनशील, तो ये क्षार कहलाएगा। जो जल में घुल जाएगा उसे क्षार कहेंगे। आगे देखते हैं। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अब इसमें यह बात क्यों कही गई है? इसमें कहा गया है जल के साथ अम्ल या क्षार मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। अब देखिए, एक चीज़ हम बताते हैं। H2SO4 इसे हम मान लिया कोई हम ये जग लेते हैं, जग नहीं, हम कोई स्टील का बर्तन लेते हैं, इसमें हमने जल भर दिया और एक में हमने ये सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें वाटर है। तो आप बताएं कि हम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले में हम जल डालेंगे कि ये जल वाले में हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ये क्वेश्चन जो हमने दिया है कि हम सल्फ्यूरिक अम्ल में भरा हुआ एक जग है उसमें जल डालेंगे कि हम एक जल भरा हुआ मग है उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, ये आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। यहाँ पर यही दर्शाया गया है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो उसमें आग लग जाएगी। जब हम किसी क्षारीय अम्लीय पदार्थ लेते हैं तो पहले हम एक जल लेते हैं, इसमें हमने जल ले लिया, अब इसमें हम अम्ल या क्षार डालेंगे। अगर हम एक जग लेते हैं, इसमें अम्ल या क्षार हमने भर दिया, अगर इसमें हम जल डालेंगे तो यहाँ पर आग उत्पन्न हो, यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इसमें आग लगने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। यही चीज़ दर्शाई गई है यहाँ पर। देखिए, ये देखिए, ये अम्ल है, ये जल है। अगर हम अम्ल में जल डालेंगे तो हमें दिक्कत है, आग लग जाएगी, आप जल जाएंगे। अगर जल के अंदर आप अम्ल डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इसको थोड़ा, ये विलयन जो होगा इसको हिलाते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। आपको प्रयोगशाला में ये कराया जाएगा। आइए देखते हैं। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है।
कांच का बीकर में ये दर्शाया गया है। कांच के बीकर में अगर आप जल मतलब अम्ल अम्ल को बीकर में डाल दिए हैं और ऊपर से जल डाल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आग लग जाएगी और आप जल जाएंगे। आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। जल को अम्ल में डालने से क्या होगा? मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब वो जब हम अम्ल यहाँ भरा हुआ, जब जल डालेंगे तो ये ऊपर उठने लगेगा, ये विलयन पूरा बाहर आ जाएगा। या स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी जाएगा, ये भी खतरा है। और आग भी लग सकती है, जिससे आप जल सकते हैं। तो आप कृपया सावधानी बरतें प्रयोग करते समय। अम्ल की अभिक्रियाएं। अम्ल प्लस धातु जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बनाएंगे। और ये यहाँ पर लवण प्लस जल धात्विक ऑक्साइड के साथ होगा क्रिया। यहाँ पर धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। क्षार के साथ लवण प्लस जल, ये क्षार के साथ वाली इधर की है। ये धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ये सभी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, ये आपको ऊपर हमने पढ़ा दिया है। ये एक शॉर्ट के रूप में आपको दिखाया गया कि ऐसा ऐसा होता है। ये सभी चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं ये क्षार की अभिक्रियाएं। लवण प्लस जल धातु के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। ये अम्ल के साथ लवण प्लस जल, ये धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लवण प्लस जल अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे। आइए और चीज़ें देखते हैं। क्लास जल्दी ख़त्म होने वाली है। हम इसका हाफ पार्ट कराने वाले हैं और हाफ पार्ट सेकेंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये लास्ट है। अब अम्ल व क्षारकों में समानताएं। अम्ल धनायन उत्पन्न करते हैं, क्षार OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं, जैसा आपको हमने ऊपर ही बता दिया था। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O धनायन या तो OH माइनस में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। ये देखते हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। उसकी प्रबलता दर्शाई जाएगी अम्ल की इसके द्वारा, H+ धनायन के द्वारा और OH- के द्वारा क्षार की। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वभौमिक सूचक। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है सार्वभौमिक सूचक। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन या की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर pH स्केल, अब pH स्केल पढ़ना है, ये अगली वीडियो में हम pH स्केल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और जो हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये पूरी साइंस हम इसमें करवाने वाले हैं। सभी वीडियोस आपको मिलेंगी।
ये एक नोट्स हैं, आप इनका नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें, दोस्तों के पास शेयर करते रहें, हमारी वीडियोस को बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।